पता है, लोग कहते हैं कि उसकी किस्मत रातों रात चमक गई। देखो, किसी की भी किस्मत रातों रात नहीं चमकती है, बल्कि किस्मत को चमकाने के लिए कई दिन और कई रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके किसी की किस्मत चमकती है। साथियों, जब तक आप सफल नहीं होते हो, जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, दिन और रात मेहनत करना शुरू कर दो। अपने लक्ष्य पे फोकस रखो और अपनी मेहनत को या अपने कार्य को घंटों में काउंट मत करो कि आज मैंने 4 घंटे पढ़ लिया, मैंने 10 घंटे पढ़ लिया। या कई बार आपका सवाल होता है कि कितने घंटे पढ़ना है, तो घंटों में काउंट नहीं करना है, बल्कि एक दिन में 24 घंटों में जितना आपको समय मिलता है उसी समय का मैक्सिमम उपयोग करो। लक्ष्य पे फोकस रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और किस्मत पर विश्वास रखो। एक दिन आपकी किस्मत भी चमकेगी और आपके लिए भी कहा जाएगा कि उसकी किस्मत रातों रात चमक गई। नमस्कार साथियों, हमारी चर्चा चल रही थी राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोणों को लेकर। और राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोणों में परंपरागत दृष्टिकोण एवं आधुनिक दृष्टिकोण और इसके अलावा समकालीन जो राजनीति में विकास हुआ है, समकालीन दृष्टिकोण, इस पे चर्चा करने वाले हैं। कुछ चर्चा हमारी हो चुकी है और कुछ चर्चा आगे करेंगे। साथियों, इस चैनल के माध्यम से राजनीति विज्ञान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए, उनके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पूरा राजनीति विज्ञान पढ़ाया जाएगा। आज हमारी निःशुल्क बैच की 10वीं क्लास है। 9 क्लास हमारी पहले हो चुकी है, उनको भी जरूर देखिएगा अभी तक नहीं देखा है। साथ में हजारों के कोर्स बिल्कुल फ्री में प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। यहाँ बिल्कुल सरल तरीके से शुरुआत करेंगे और सरल तरीके से शुरुआत करते हुए सब्जेक्ट को समझते हुए फिर उन बिंदुओं पर, उन टॉपिकों पर भी चर्चा करेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, लाइन टू लाइन प्रश्न आते हैं। साथियों, क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। इसके अलावा नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री प्राप्त हो जाएंगे और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.nirbanclasses.com पर विजिट कर लीजिएगा या निर्बाण क्लासेज जयपुर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे नोट्स। निर्बाण क्लासेज, यहां पर आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। साथ में जो भी हमारी क्लास होगी, जिसमें जो भी अपडेट होगा, तो वो अपडेट नोट्स भी यहां आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों, निर्बाण क्लासेज ऐप पर आरपीएससी स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान सेकंड पेपर का ऑनलाइन कोर्स भी चल रहा है, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स जो डाउनलोड हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। 3 तरह की टेस्ट सीरीज है, 1 ईयर की वैलिडिटी है, नाम मात्र की फीस है 999। दूसरा कोर्स यूजीसी नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान सेकंड पेपर, उसमें प्री रिकॉर्डेड क्लास है, पीडीएफ नोट्स हैं, डाउनलोड हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट है, 1 ईयर की वैलिडिटी और उसकी भी फीस नाम मात्र की मात्र और मात्र 999। तो निर्बाण क्लासेज की वेबसाइट, निर्बाण क्लासेज ऐप की लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथियों, एक तो अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अन्य विद्यार्थी भी जुड़ पाएं इस बैच से। या क्लास फ्री है, नोट्स फ्री है, सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, तो क्यों आपको हजारों पैसे खर्च करने हैं। चलो, हमारी चर्चा चल रही थी राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोणों पर। राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण, देखो, राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण के संदर्भ में 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, उनको भी देखिएगा, जिसमें हमने राजनीतिक सिद्धांत का जो दृष्टिकोण, उपागम, पद्धति, इन शब्दों में अंतर को देखा था। भारतीय राजनीतिक विचारकों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत क्या है, पाश्चात्य विचारकों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत के जो 2 दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य है, परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की अर्थ एवं परिभाषा, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की अर्थ एवं परिभाषा, दोनों ही दृष्टिकोणों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र आदि पे हमारी चर्चा हो चुकी है। और इससे पहले वाली क्लास में हमने राजनीतिक सिद्धांत के जो दृष्टिकोण है, उन दृष्टिकोणों के अकॉर्डिंग
उपागमों की शुरुआत कर दी थी। मैंने पहले भी बताया था कि दृष्टिकोण, उपागम और पद्धति जो शब्द हैं ये पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये दोनों तीनों भिन्न भिन्न शब्द हैं। एक दृष्टिकोण है, एक उपागम शब्द है और एक पद्धति शब्द है, तो तीनों भिन्न भिन्न है। दृष्टिकोण को परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है, परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। तो कभी कभी पर्यायवाची के रूप में इनका जरूर प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये पर्यायवाची नहीं है, ये पर्सपेक्टिव है, ये अप्रोच है और ये मेथड है। इंग्लिश शब्द भी इनका अलग अलग है। ये मेथड है, ये अप्रोच है और ये पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो दृष्टिकोणों पर बात करें तो दो दृष्टिकोण है मुख्यतः, परंपरागत दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण या परंपरागत परिप्रेक्ष्य और आधुनिक परिप्रेक्ष्य। इसके अलावा समकालीन जो विकास है उसको भी पढ़ेंगे, तो समकालीन दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य या राजनीति में 1970 के बाद का जो विकास हुआ है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो कल वाली क्लास में हमने परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार उपागम शुरू कर दिए थे। परंपरागत दृष्टिकोण के उपागम, दृष्टिकोण के उपागम, इस पे चर्चा शुरू कर दी थी कल की क्लास में। देखो, परंपरागत दृष्टिकोण के उपागम, फिर आधुनिक दृष्टिकोण के उपागम, फिर समकालीन दृष्टिकोण के जो विभिन्न उपागम हैं, इन पे चर्चा करेंगे क्रम से। एक दृष्टिकोण को कल हमने पढ़ लिया था, दार्शनिक, एक उपागम को हमने कल पढ़ लिया था, दार्शनिक उपागम। परंपरागत दृष्टिकोण के एक उपागम पर चर्चा कल हो चुकी थी, दार्शनिक उपागम। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उपागम हम लेते हैं। देखो, अभी जो भी हम उपागम पढ़ेंगे वो किसके पढ़ेंगे? परंपरागत दृष्टिकोण के पढ़ेंगे। और आज की क्लास में परंपरागत दृष्टिकोण के जितने भी उपागम है इंपॉर्टेंट जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब पे चर्चा आज की क्लास में हम कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में आधुनिक उपागम के दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण के उपागम देखेंगे और उसके बाद में फिर समकालीन दृष्टिकोण के उपागम पर चर्चा करेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण यानी 1950 तक या द्वितीय विश्व युद्ध तक का, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1970 तक की बात करें तो आधुनिक दृष्टिकोण, और 1970 के बाद को बोला जाता है समकालीन दृष्टिकोण या समकालीन विकास। तो दूसरा दृष्टिकोण हम लेते हैं मानकात्मक दृष्टिकोण, मानकात्मक दृष्टिकोण, नॉर्मेटिव अप्रोच, नॉर्मेटिव अप्रोच, दृष्टिकोण नहीं, उपागम, उपागम, नॉर्मेटिव अप्रोच। देखो, मानकात्मक उपागम की हम बात करें तो ये भी जिस तरह से आदर्शात्मक उपागम है उसी तरह का है, उसी तरह का है। जिस तरह से आदर्शात्मक उपागम में आदर्शों, मूल्यों, मान्यताओं पर बल दिया जाता है, उसी तरह से मानकात्मक उपागम में भी आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं पर बल दिया जाता है। एक तरीके से दोनों उपागम एक जैसे ही हैं। कई जगह तो इनको अलग किया गया है, कई जगह इनको एक ही जगह पढ़ा दिया जाता है। मानकात्मक उपागम के समर्थकों की बात करें तो इसके समर्थक और अरस्तु भी आ जाएंगे, महात्मा गांधी। वैसे अरस्तु इसमें ज्यादा नहीं आएगा, प्लेटो बेस्ट उदाहरण है इसका, और महात्मा गांधी। इस तरह से प्लेटो ने आदर्श राज्य के मानक दिए, गांधी जी ने राम राज्य के मानक दिए। इन्हें जो मानकात्मक उपागम है, इस मानकात्मक उपागम में क्या होना चाहिए पर बल होता है, क्या होना चाहिए पर बल होता है। अर्थात इसमें जो भी विषय वस्तु ली जाती है, जिसके बारे में सिद्धांतकार सिद्धांत देता है, उसके लिए आदर्श क्या है ये बताए जाते हैं कि आदर्श क्या होने चाहिए, आदर्श क्या होने चाहिए, अर्थात उसके मानक क्या होने चाहिए, ये इसमें बताया जाता है। जैसे कि प्लेटो की बात करें
तो प्लेटो ने न्याय पर आधारित आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया। न्याय पर आधारित आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया और प्लेटो ने इस आदर्श राज्य के कई मानक बताए। इस आदर्श राज्य में 3 वर्ग होंगे। इस आदर्श राज्य में दार्शनिक वर्ग शासन करेगा, सैनिक वर्ग रक्षा का कार्य करेगा, उत्पादक वर्ग उत्पादन का कार्य करेगा। एक शिक्षा व्यवस्था की योजना प्रस्तुत की, साम्यवाद की योजना प्रस्तुत की। ये सब क्या है? उसके आदर्श मानक हैं। इसी तरह से गांधी जी का राम राज्य जो अहिंसा पर आधारित होगा, जिसमें किसी भी तरह की हिंसा का स्थान नहीं होगा, जो स्वदेश पर आधारित होगा ना। तो इस तरह से प्रत्येक जो सिद्धांतकार होता है वो जिस भी विषय वस्तु के बारे में लिखता है तो उसके बारे में वो क्या होना चाहिए, यानी उसके आदर्श क्या होने चाहिए, ये इस पर बल देता है। ये वो क्या होना चाहिए उस पर बल दिया जाता है मानकात्मक उपागम के अंतर्गत। देखो, मानकात्मक उपागम है, इसके 2 रूप हैं। मानकात्मक उपागम के 2 रूप हैं। एक है न्यूनतम मानकात्मक उपागम, न्यूनतम मानकात्मक उपागम, और दूसरा है अधिकतम मानकात्मक उपागम। अधिकतम मानकात्मक उपागम। इस उपागम के 2 रूप हैं, न्यूनतम मानकात्मक उपागम और अधिकतम मानकात्मक उपागम। इसमें न्यूनतम मानकात्मक उपागम है, इसमें किसी भी आदर्श या विषय वस्तु है उसका न्यूनतम मानक निर्धारित किया जाता है। जो भी आदर्श यानी जो हमें प्राप्त करना है उस आदर्श का न्यूनतम मानक निर्धारित किया जाता है। और ये न्यूनतम मानक कुछ इस तरह से निर्धारित किया जाता है कि कोई भी तत्व है उस न्यूनतम मानक से नीचे ना जाए। इस न्यूनतम मानक से कोई भी तत्व है वो नीचे नहीं जाए, यानी जो आदर्श है वो आदर्श इस न्यूनतम मानक से नीचे नहीं जाना चाहिए। न्यूनतम है, इससे नीचे नहीं जाना है। और अधिकतम मानकात्मक उपागम में आदर्श का उच्चतम मानक निर्धारित किया जाता है। आदर्श का उच्चतम मानक निर्धारित किया जाता है, यानी एक उच्चतम मानक निर्धारित कर दिया जाता है और वो कुछ इस तरह से निर्धारित किया जाता है कि वहां तक पहुंचना ही संभव नहीं होता है। वहां तक किसी तत्व के द्वारा पहुंचना ही संभव नहीं होता है। तो इस तरह से जो मानकात्मक उपागम है ये 2 तरह के मानक निर्धारित करता है, न्यूनतम मानक और अधिकतम मानक। तो न्यूनतम मानक तो वो है जिसमें आदर्श उससे नीचे नहीं जा पाए, और अधिकतम मानक वो है जहां तक या उस मानक को प्राप्त करना ही संभव नहीं हो। तो 2 तरह के मानक होंगे, उच्चतम और निम्नतम। जो भी आदर्श है वो आदर्श इससे तो नीचे नहीं जा सकता और इसको प्राप्त करना मुश्किल होगा उसके लिए, यानी उच्चतम है या इसको प्राप्त कर लेगा तो उसके बाद में उसको कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से 2 मानक निर्धारित करता है, उच्चतम मानक और निम्नतम मानक। इसी के आधार पर 2 इसके रूप हो गए, उच्चतम मानकात्मक उपागम और निम्नतम मानकात्मक उपागम। मानकात्मक उपागम की बात करें तो ये निर्देशकों, मूल्यों, आचरणों के मानक निर्धारित करता है। निर्देशकों, मूल्यों, आचरणों के मानक इसमें निर्धारित किए जाते हैं। मानक किसी भी समाज में व्यक्ति को कौन सा व्यवहार करना चाहिए उसके मानक, उस समाज के कौन कौन से मूल्य हो उसके मानक, निर्देशक के बारे में मानक इसमें तय किए जाते हैं। ये जो मानकात्मक उपागम है ये सभी अन्वेषकों में एक दिशा, एक दृष्टि व एक लक्ष्य देखने का प्रयास करता है। इन कोई भी जो विषय वस्तु है
उस विषय वस्तु के संदर्भ में जो भी मानक तत्व खोजे जाएं, उनमें सभी में एक दिशा हो, एक दृष्टि हो, एक लक्ष्य हो। यानी पूरा का पूरा जो समाज है, जो आदर्श मानक निर्धारित कर दिए गए, पूरा का पूरा समाज उसी आदर्श मानक के ओर चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। जिस तरह से प्लेटो ने आदर्श राज्य के मानक निर्धारित कर दिए, प्लेटो की हम बात करें तो प्लेटो ने आदर्श राज्य के मानक निर्धारित कर दिए कि इसमें जो दार्शनिक वर्ग है वो शासन करेगा, सैनिक वर्ग है वो रक्षा का कार्य करेगा, उत्पादक वर्ग है वो उत्पादन का कार्य करेगा। तो अब सारे के सारे जो उत्पादक हैं उनका एक ही लक्ष्य है, उनकी एक ही दिशा है, एक ही दृष्टि है, उत्पादन करना। सारे के सारे सैनिक वर्ग के व्यक्ति हैं, उनका एक लक्ष्य है कि रक्षा करना। तो इस तरह से सभी अन्वेषकों में एक दिशा, एक दृष्टि, एक लक्ष्य देखने का प्रयास मानकात्मक उपागम करता है। मानकात्मक उपागम की कुछ कमियां भी हैं। कमियां, मानकात्मक उपागम की कमियां। दार्शनिक उपागम की तरह मानकात्मक उपागम भी कल्पनात्मक है, आत्मनिष्ठ है, एक पक्षीय है। तो पहली कमी तो यह है कि ये आत्मनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ है, ये कल्पनात्मक है, ये एक पक्षीय है, एक पक्षीय है। आत्मनिष्ठ का मतलब इसको हम व्यक्तिनिष्ठ भी कह सकते हैं, इसको व्यक्तिनिष्ठ भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो अध्ययन करता है, जो सिद्धांत निर्माता है, उसका आदर्शों पर प्रभाव होता है। एक ही विषय वस्तु के बारे में अलग अलग अध्ययनकर्ता के अलग अलग विचार होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, व्यक्तिनिष्ठता होती है। यानी प्रत्येक सिद्धांतकार के अपने मूल्य आदर्श होते हैं, उनका प्रभाव होता है उसके द्वारा दी गई विषय वस्तु पर। दूसरी कल्पनात्मक है, यानी इसमें बल दिया जाता है क्या होना चाहिए पर। एक जो वर्तमान समाज व्यवस्था है, उस समाज व्यवस्था से एक अलग समाज व्यवस्था के बारे में कहा जाता है, तो क्या होना चाहिए पर बल दिया जाता है। इसमें पूरी क्या होती है, कल्पनाएं होती हैं। एक पक्षीय होता है, यानी जो भी सिद्धांतकार जो खुद कहेगा वो ही बात सही है, उसके अलावा वो दूसरी बात को मानेगा ही नहीं, यानी जो उसने कह दिया वो सही है। तो इस तरह से क्या है, ये एक पक्षीय है, पहली कम है। मानकात्मक उपागम का जो प्रयोग करते हैं वो या तो रूढ़िवादी होते हैं या फिर आदर्शवादी होते हैं। दूसरी कमी, मानकात्मक उपागम का प्रयोगकर्ता या तो रूढ़िवादी होंगे या फिर आदर्शवादी होंगे, वैज्ञानिक नहीं होंगे। अब ये रूढ़िवादी और आदर्शवादी क्या है, इनको थोड़ा सा समझते हैं। रूढ़िवादी और आदर्शवादी, तो रूढ़िवादियों की बात करें तो ये जो वर्तमान व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनाए रखने पर बल देते हैं। वर्तमान व्यवस्था में किसी भी तरह का परिवर्तन ये नहीं चाहते हैं। रूढ़िवादी हैं, ये वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने पर बल देते हैं, वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने पर बल देते हैं। अर्थात ये परिवर्तनों की क्या है, विरोधी है, परिवर्तनों के विरोधी है। वहीं आदर्शवादियों की बात करें तो आदर्शवादी हैं, ये वर्तमान व्यवस्था से अलग एक नई व्यवस्था का सुझाव देते हैं। तो आदर्शवादी वर्तमान व्यवस्था की जगह एक नई व्यवस्था का सुझाव देते हैं, अर्थात ये पूरा का पूरा क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। अर्थात ये समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की बात करते हैं, समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की बात करते हैं, रेडिकल चेंज की बात करते हैं, वो होते हैं आदर्शवादी। तो रूढ़िवादियों की बात करें जैसे बर्क, ओकशॉट, ये रूढ़िवादी विचारक हैं, जो बनी बनाई जो व्यवस्था है उसी को बनाए रखना चाहते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। और
आदर्शवादियों की बात करें तो प्लेटो, हीगल, रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी जैसे विचारक हैं, ये आदर्शवादी विचारक हैं जो वर्तमान व्यवस्था को पूरी तरह से बदलकर उसकी जगह नई व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, यानी रेडिकल चेंजेज ये चाहते हैं। दोनों में एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, रूढ़िवादी और आदर्शवादी हैं, ये मानकात्मक उपागम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट उपागम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम परंपरागत दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य का तीसरा जो उपागम है वो है ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं सेबाइन, जॉर्ज एच सेबाइन। सेबाइन की पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1937 की पुस्तक है। और इस पुस्तक में इन्होंने ऐतिहासिक उपागम का प्रतिपादन किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सेबाइन से पहले ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग नहीं किया जाता था। अरस्तु के समय से ही ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया जा रहा है। तो काफी प्राचीन उपागम है ये, अरस्तु के समय से ही, अरस्तु के समय से ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। यानी ऐतिहासिक उपागम भी एक प्राचीन मान्य महत्वपूर्ण उपागम है। जिस तरह से दार्शनिक उपागम मान्य प्राचीन और महत्वपूर्ण उपागम था, उसी तरह से ऐतिहासिक उपागम भी काफी प्राचीन है। लेकिन सबसे प्राचीन की बात करें तो सबसे प्राचीन तो दार्शनिक उपागम है। यह भी काफी प्राचीन उपागम है, काफी मान्य उपागम है और काफी महत्वपूर्ण उपागम है। प्राचीन काल में भी इसका प्रयोग किया जाता था और आज भी इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य समर्थकों की बात करें, ऐतिहासिक उपागम के अन्य समर्थक, अरस्तु, मैकियावली, हेगल, बर्क, अरस्तु, मैकियावली, हेगल, बर्क, सेबाइन, सेबाइन तो इसके जनक हैं, लिख लिया, टनिंग, इवामन, बर्गेस, पोलक, सीले, बर्गेस, पोलक, सीले, फ्रीमैन, हेनरी मैन, मैक्स वेबर आदि, मैक्स वेबर आदि। देखो इसमें जो भी नाम आपको याद रह जाए वो याद कर लेना, सारे नहीं होते हैं तो कुछ नाम यहां से याद कर लेना। ये इसके समर्थक हो गए। इतना जरूर याद रख लेना कि इसके जो जनक हैं वो है जॉर्ज एच सेबाइन, और जॉर्ज एच सेबाइन की पुस्तक याद कर लेना, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांतों का इतिहास। देखो इस उपागम की बात करें तो इस उपागम में वर्तमान का जो अध्ययन है वो अतीत के आधार पर किया जाता है। वर्तमान का अध्ययन अतीत के आधार पर किया जाता है, यानी वर्तमान की जो भी राजनीतिक संस्थाएं घटनाएं हैं, वर्तमान की राजनीतिक संस्थाओं, वह घटनाओं का जो अध्ययन किया जाएगा वो इतिहास के संदर्भ में किया जाता है। का अध्ययन इतिहास के संदर्भ में किया जाता है।
अर्थात इस उपागम में ये मानकर चला जाता है कोई भी राजनीतिक संस्था, कोई भी राजनीतिक घटना, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत, कोई भी राजनीतिक आदर्श एकाएक उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि उसकी जो जड़ें होती हैं वो इतिहास में होती हैं। तो वर्तमान का कोई भी राजनीतिक सिद्धांत है, कोई भी राजनीतिक आदर्श है, कोई भी राजनीतिक संस्था है, कोई भी राजनीतिक घटना है, उसकी जो जड़ें हैं वो इतिहास में है। उसकी जड़ें कहाँ हैं? इतिहास में है। तो इसलिए किसी भी राजनीतिक सिद्धांत को, घटना को, आदर्श को या संस्था को समझना है तो उस विषय वस्तु से संबंधित इतिहास के बारे में देखना पड़ेगा, इतिहास को समझना होगा, तब जाके वर्तमान की उस संस्था, आदर्श, घटना को समझा जा सकेगा। यानी वर्तमान का अध्ययन किसके संदर्भ में करना है? इतिहास के संदर्भ में करना है। और इसी कारण कहा जाता है कि राजनीति की जो जड़ है वो इतिहास है। राजनीति की जड़ इतिहास है, वह राजनीति इतिहास का फल है। राजनीति इतिहास का फल है। राजनीति इतिहास का फल है। यानी यहां जड़ तो कौन है? जड़ तो है इतिहास, और उसका जो फल है वो क्या है? वो है राजनीति। वह किसी भी फल को परखना है तो सबसे पहले उसकी जड़ को परखना होगा, तब ही तो फल परखा जाएगा। इसलिए राजनीति को समझना है तो समझना हमें किसको पड़ेगा? इतिहास को समझना पड़ेगा। तो इस तरह से जो इतिहासवादी उपागम है, ये किसी भी घटना, किसी भी संस्था आदि का जो अध्ययन करता है वो ऐतिहासिक आधार पर करता है, और ऐतिहासिक आधार पर करके उस घटना, उस संस्था, उस व्यवहार, उस सिद्धांत के बारे में ये तथ्यपरक वर्णन करता है। इसमें जो वर्णन होता है वो तथ्यपरक होता है, मूल्यात्मक वर्णन नहीं होता है। ध्यान रखना इस बात को। परंपरागत उपागम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मूल्य सापेक्ष उपागम है, इसमें मूल्यात्मक वर्णन होता है, नहीं। इसमें होता है तथ्यात्मक वर्णन। यानी इतिहास में जो गठित हुआ है उसी वास्तविकता का ही अध्ययन किया जाएगा, इसमें कल्पनाएं नहीं होंगी। तो तथ्यपरक वर्णन इसमें होता है। इसमें मूल्य निरपेक्ष अध्ययन होता है। ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत मूल्य निरपेक्ष अध्ययन होता है, और मूल्य निरपेक्षता के आधार पर ही ऐतिहासिक उपागम विभिन्न जो राजनीतिक संस्थाएं, घटनाएं, प्रक्रियाएं, ऐतिहासिक व्यक्ति आदि के बारे में अध्ययन प्रस्तुत करता है। तो तथ्यपरक वर्णन होता है, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन इसमें होता है। ऐतिहासिक उपागम के जो समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि ऐतिहासिक उपागम के आधार पर जो सिद्धांत बनते हैं वो वैज्ञानिक होते हैं। ऐतिहासिक आधार पर जो सिद्धांत बनते हैं वो वैज्ञानिक होते हैं, तथ्यपरक होते हैं। ऐतिहासिक उपागम के समर्थकों का यह मानना है कि ऐतिहासिक उपागम के आधार पर जो सिद्धांत बनते हैं ये सिद्धांत वैज्ञानिक होते हैं, ये सिद्धांत तथ्य परक होते हैं, ये सिद्धांत मूल्य निरपेक्ष होते हैं। ये सिद्धांत मूल्य निरपेक्ष होते हैं, ये ऐतिहासिक उपागम के समर्थकों का मानना है। जॉर्ज एच सेबाई ने लिखा है ऐतिहासिक उपागम के बारे में। जॉर्ज एच सेबाई ने लिखा है कि वर्तमान राजनीति की विषय वस्तु में जो भी विषय है उसका जो मूल है वो ऐतिहासिक पन्नों में प्राप्त होता है। तो इनकी जो पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें इन्होंने लिखा है कि वर्तमान में, ये परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, वर्तमान में राजनीति में जो भी विषय वस्तु है, जो भी विषय वस्तु है उसका विकास
ऐतिहासिक पन्नों में है, उसका विकास ऐतिहासिक पन्नों में है। 2-3 परिभाषाएं हैं जॉर्ज एस सेबाइन की, याद रखने का प्रयास करना। तो वर्तमान में राजनीति में जो भी विषय वस्तु है उसका विकास ऐतिहासिक पन्नों में है, जॉर्ज एस सेबाइन ने ऐसा कहा है। जॉर्ज एस सेबाइन ने एक बात और कही है कि वर्तमान का जो अध्ययन है, वर्तमान घटनाओं का जो अध्ययन है वो अतीत के संदर्भ में करना चाहिए। जॉर्ज एस सेबाइन, इनका कहना है कि वर्तमान राजनीति का अध्ययन, वर्तमान राजनीति का अध्ययन अतीत की घटनाओं के संदर्भ में करना चाहिए, अतीत की घटनाओं के संदर्भ में करना चाहिए। क्योंकि सेबाइन का यह कहना है कि कोई भी घटना, कोई भी संस्था, कोई भी अवधारणा, कोई भी विचार, कोई भी विचारक एकाएक पैदा नहीं होता है, बल्कि किसी भी घटना, किसी भी संस्था, किसी भी विचार है का जो विकास है वो ऐतिहासिक चरणों से गुजरकर होता है। यानी कोई भी घटना है, कोई भी संस्था है, कोई भी विचार है, वो एक सामने नहीं आता है, बल्कि वो ऐतिहासिक चरणों से गुजरने के बाद में सामने आता है। सेबाइन कहते हैं कि जब भी कभी सामाजिक और राजनीतिक संकट आते हैं तब नए विचारक पैदा होते हैं, नए विचार पैदा होते हैं। इन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि जब यूनान में संकट आया तो प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारक पैदा हुए। जब इंग्लैंड में गृह युद्ध का संकट आया तो होब्स और लोक जैसे विचारक पैदा हुए, और जब भारत में औपनिवेशिक काल का संकट आया तो महात्मा गांधी जैसे विचारक पैदा हुए। तो इनका यह कहना है कि कोई भी संस्था, कोई भी अवधारणा, कोई भी घटना एकाएक पैदा नहीं होती है, बल्कि ऐतिहासिक चरणों से गुजरकर सामने आती है, ऐतिहासिक चरणों से गुजरकर सामने आती है। जब भी कोई सामाजिक या आर्थिक संकट पैदा होता है, जब भी कोई सामाजिक या आर्थिक संकट पैदा होता है तब नए विचारक और नए विचार जन्म लेते हैं। सामाजिक और आर्थिक संकट की वजह से सेबाइन कहता है कि नए विचारक व नए विचार जन्म लेते हैं या पैदा होते हैं। कुछ उदाहरण इन्होंने दिए कि जब यूनान में संकट आया, जब यूनान में संकट आया, तो प्लेटो और अरस्तु के समय के यूनान की हम बात करें तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार यूनान में फैल चुका था। शासक वर्ग था वो पूरी तरह से भ्रष्टाचारी हो चुका था, जनता के साथ अन्याय अत्याचार कर रहा था। जब प्लेटो और अरस्तु दोनों ने उस समय की शासन व्यवस्था में सुधार के लिए अपने विचार प्रतिपादित किए। इस तरह से जब यूनान में संकट आया तो प्लेटो आया सामने, अरस्तु जैसे विचारक पैदा हुए और इन्होंने अपने विचार रखे। इसी तरह से जब इंग्लैंड में गृह युद्ध छिड़ा, इंग्लैंड में संकट पैदा हो गया। इंग्लैंड में जब गृह युद्ध छिड़ा तब होब्स पैदा हुआ, लोक पैदा हुआ, और वहीं जब भारत में औपनिवेशिक काल में जो संकट था, औपनिवेशिक काल में जब संकट था तो उसके सुधार के लिए महात्मा गांधी जैसे विचारक पैदा हुए, महात्मा गांधी जैसे विचारक पैदा हुए। इस तरह से सेबाइन ने सिद्ध किया कि कोई भी जो सामाजिक आर्थिक संकट पैदा होता है तो नए विचार पैदा होते हैं, नए विचारक पैदा होते हैं। मैकियावली ने भी ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया है। मैकियावली ने रोमन साम्राज्य के इतिहास का अध्ययन किया, और रोमन साम्राज्य के इतिहास का अध्ययन करने के बाद में मैकियावली ने शासकों को सुझाव दिया कि रोमन साम्राज्य के गौरव को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। मैकियावली की जो रचना है डिस्कोर्सेज,
देखो इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एक है द प्रिंस और दूसरी है डिस्कोर्सेज। तो मैकियावेली की दो रचनाएं हैं, एक है द प्रिंस। एक है द डिस्कोर्सेज। देखो द प्रिंस की बात करें तो इसमें मैकियावेली ने राजतंत्र का समर्थन किया है, राजतंत्र का वर्णन किया है, और द डिस्कोर्सेज में मैकियावेली ने जनतंत्र या लोकतंत्र का समर्थन किया है। और आदर्श लोकतंत्र के बारे में मैकियावेली ने कहा है कि जो रोमन साम्राज्य है वो एक आदर्श लोकतंत्र का उदाहरण है, एक आदर्श लोकतंत्र का उदाहरण है। और कहता है कि ये जो रोमन साम्राज्य है इसके इतिहास का अध्ययन मैकियावेली ने कहा, और कहा कि इसकी पुनः प्रतिष्ठा की स्थापना की आवश्यकता है, पुनः प्रतिष्ठा की स्थापना की आवश्यकता है, यानी इसके गौरव को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। और इस बात का सुझाव डिस्कोर्सेज में उन्होंने शासक वर्ग को दिया है। डिस्कोर्सेज में इस बात का सुझाव शासक वर्ग को मैकियावेली ने दिया है। प्रिंस में अलग विचार है मैकियावेली के, जब मैकियावेली पढ़ेंगे तब वहां विस्तार से हम चर्चा करेंगे इनकी। प्रिंस में जो भ्रष्टाचारी जनता है उसके लिए फिर वो राजतंत्र की बात करता है, इटली का उदाहरण देता है उस समय, और कहता है कि भ्रष्टाचारी जो राज्य है जहाँ की जनता पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, फिर वहां एक शक्तिशाली राजतंत्र की आवश्यकता है, धोखे से, बल प्रयोग से, लोमड़ी और शेर की तरह व्यवहार करते हुए पूरे क्षेत्र में एक छत्र राज्य स्थापित करे, एकीकरण करे, क्योंकि उस समय इटली का क्या था, विभाजन था। चलो इनकी बात हम बाद में करेंगे जब मैकियावेली पढ़ेंगे, अभी हमें ऐतिहासिक उपागम पढ़ना है। तो हम डिस्कोर्सेज की ही बात कर लेते हैं कि डिस्कोर्सेज में इन्होंने लोकतंत्र का समर्थन किया है, और डिस्कोर्सेज में इन्होंने रोमन साम्राज्य के इतिहास का अध्ययन किया है, और रोमन साम्राज्य के इतिहास के अध्ययन के आधार पर इन्होंने शासक वर्ग को सुझाव दिया कि रोमन साम्राज्य के गौरव की पुनः प्रतिष्ठा या पुनः स्थापना की जाए। इसी तरह से बर्क की बात करें तो बर्क ने इंग्लैंड की राजनीतिक संस्थाओं के का ऐतिहासिक अध्ययन किया। इंग्लैंड की राजनीतिक संस्थाओं का ऐतिहासिक अध्ययन किया बर्क ने। ऐतिहासिक अध्ययन किया और इंग्लैंड की राजनीतिक संस्थाओं का ऐतिहासिक अध्ययन करके बर्क ने यह बताया कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं ना, ये धीरे धीरे विकसित होती हैं। कोई भी राजनीतिक संस्था है वो एकदम से विकसित नहीं होती है, बल्कि वो ऐतिहासिक चरणों से गुजर कर धीरे धीरे विकसित होती है। तो इंग्लैंड की शासन व्यवस्था को देखना, इंग्लैंड की जो संसदीय व्यवस्था है उसको देखना, इंग्लैंड की जो राज्य व्यवस्था है उसको आप देखना। इंग्लैंड में सभी संस्थाएं हैं वो ऐतिहासिक चरणों से गुजरती हुई विकसित हुई है। पहले इंग्लैंड में राजतंत्र था, वो राजतंत्र धीरे 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 संवैधानिक राजतंत्र में बदलता हुआ प्रजातंत्र में बदल गया। किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी तरह की कोई क्रांति नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे सुधार होता गया, परिवर्तन होता गया, राजनीतिक संस्थाएं विकसित होती गई और राजतंत्र से प्रजातंत्र स्थापित हो गया। तो राजतंत्र के प्रतीक के रूप में आज भी इंग्लैंड में राजा या रानी होती है, राजा या महारानी होती है, वो एक प्रतीक के रूप में है, बल्कि वास्तव में जो शासन करती है वो तो संसद करती है, पार्लियामेंट करती है, और पार्लियामेंट में जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इस तरह से वहां जनतंत्र है। तो ब्रक ने क्या कहा कि राजनीतिक संस्थाएं धीरे धीरे विकसित होती है, राजनीतिक संस्थाएं धीरे धीरे विकसित होती है। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, वो होंगे ना, वही बात है कि धीरे धीरे जिंदगी में आती है। ये भी फ्री मैन की बात करें, फ्री मैन ने लिखा है कि इतिहास है ये बीती हुई राजनीति है और राजनीति आज का इतिहास है। तो फ्री मैन ने लिखा है
इतिहास बीती हुई राजनीति है, वह राजनीति आज का इतिहास है। वह राजनीति आज का इतिहास। इतिहास बीती हुई राजनीति है और राजनीति आज का इतिहास है। वही गिल क्राइस्ट ने लिखा है, गिल क्राइस्ट। देखो आप मेरे साथ नोट्स बना पा रहे हैं तो बिल्कुल बना लीजिएगा, नहीं बना पा रहे हैं तो मैंने बता दिया है कि फ्री नोट्स हैं। आप वेबसाइट, हमारी जो वेबसाइट है उस पर विजिट करना और अपने नोट्स बना लेना। नोट्स जरूर बना लेना खुद के, चाहे लिख लेना या प्रिंटेड ले लेना, जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरह से कर लेना। बाकी खुद के नोट्स जरूरी है। जब एग्जाम का समय नज़दीक होगा ना, तब नोट्स ही काम आएंगे। उस समय आप पुस्तकें वगैरह नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि पुस्तकों में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी होती हैं। तब आपके नोट्स ही, रिवीजन के समय नोट्स ही काम आएंगे। नोट्स जरूर बना लेना है ना। मैं थोड़ा बोर्ड पे हट भी जाता हूँ साइड में, इसी वजह से कि आप ये जो परिभाषाएं वगैरह लिख रहा हूँ इनको लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, और नहीं लिख पा रहे तो बाद में लिख लेना, है ना। तो गिल क्राइस्ट ने लिखा है कि इतिहास है वो न केवल संस्थाओं की व्याख्या करता है बल्कि वो भविष्य के पथ प्रदर्शन के लिए निष्कर्ष प्राप्ति में सहायता भी करता है। यानी इतिहास के अध्ययन के आधार पर हम ऐतिहासिक संस्थाओं का अध्ययन करके, कोई भी संस्था है, कोई भी घटना है, उसके बारे में इतिहास में क्या हुआ, किस तरह से वो संस्था विकसित हुई, उससे हमें क्या कमियां थी, उन कमियों को सुधारने के लिए क्या क्या उपाय किए गए, इस पर विचार करके वर्तमान में वो जो संस्था है या इतिहास में जो घटना घटित हो चुकी है वैसी घटना वर्तमान में घटित होती है, तो इतिहास के अध्ययन के आधार पर हम उस घटना का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई संस्था इतिहास में कैसे विकसित हुई उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि संस्था भविष्य में कैसी होगी। तो भविष्य के जो निष्कर्ष है वो निकाले जा सकते हैं, यानी भविष्यवाणी की जा सकती है इस ऐतिहासिक उपागम के आधार पर। यही बात कही है गिल क्राइस्ट ने कि इतिहास न केवल संस्थाओं का अध्ययन करता है, न केवल संस्थाओं का अध्ययन करता है बल्कि भविष्य पथ प्रदर्शन के लिए, भविष्य पथ प्रदर्शन के लिए निष्कर्ष प्राप्ति में भी सहायक है। निष्कर्ष प्राप्ति में भी सहायक है। निष्कर्ष प्राप्ति में भी सहायक है। सहायक है। इन्होंने आगे ये भी कहा है कि जो ऐतिहासिक उपागम है यह वो धुरी है जिसके चारों ओर राजनीतिक विज्ञान की निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों ही प्रक्रियाएं कार्य करती हैं। इनका यह कहना है कि जो इतिहासवादी उपागम है इसमें निगमनात्मक अध्ययन पद्धति का भी प्रयोग होता है, इसमें आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का भी प्रयोग होता है। निगमनात्मक अध्ययन पद्धति की बात करें तो यह दार्शनिक अध्ययन पद्धति है, यानी दर्शन, राजनीतिक दर्शन से जुड़ी हुई अध्ययन पद्धति है। आगमनात्मक पद्धति की बात करें तो ये वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है, ये वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है। इतिहास की बात करें तो गिल क्राइस्ट का ये कहना है कि इतिहास है इन दोनों ही अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करता है। यानी ये लिखते हैं कि ऐतिहासिक उपागम है ये वह धुरी है जिसके चारों ओर राजनीतिक विज्ञान की निगमनात्मक और आगमनात्मक प्रक्रियाएं कार्य करती है। ठीक है,
लिख लीजिएगा इस लाइन को। वर्नन वान डायक, वर्नन वान डायक। वर्नन वान डायक की बात करें तो इन्होंने इतिहास के कुछ प्रचलित अर्थ बताए हैं। तो इनके अनुसार इतिहास के प्रचलित अर्थ, 3 प्रचलित अर्थ इन्होंने बताए हैं इतिहास के। एक इन्होंने बताया है एक वास्तविकता का प्रतिपादन, एक वास्तविकता का प्रतिपादन। दूसरा प्रचलित अर्थ इन्होंने बताया एक लिखित स्वरूप, एक लिखित स्वरूप। और तीसरा अर्थ बताया एक अनुशासन के रूप में, एक अनुशासन के रूप में। वर्नन वॉन डायक ने इतिहास के 3 प्रचलित अर्थ बताए हैं। एक वास्तविकता का प्रतिपादन अर्थात इतिहास या ऐतिहासिक उपागम है। इसमें इतिहास का अध्ययन करके तथ्यपरक वर्णन किया जाता है, वैज्ञानिक वर्णन किया जाता है। इसमें वास्तविकता का वर्णन किया जाता है, ये वास्तविकता का प्रतिपादन करता है। एक लिखित स्वरूप, इतिहास के अध्ययन के आधार पर हम किसी भी घटना, किसी भी संस्था, किसी भी सिद्धांत, किसी भी मूल्य, किसी भी आदर्श के बारे में लिखित में कुछ कह सकते हैं। एक अनुशासन के रूप में, एक विषय के रूप में इतिहास, एक विषय के रूप में इतिहास। ठीक है, तो 3 अर्थ बताए हैं वर्नन वॉन डायक ने। अब ऐतिहासिक उपागम की कमियों को देख लें। तो ऐतिहासिक उपागम की कमियां, ऐतिहासिक उपागम की कमियां। दो तीन कमी हम ऐतिहासिक उपागम की बता सकते हैं। पहली कमी तो हम ये बताएंगे कि इतिहास, जो ऐतिहासिक उपागम है, इसमें जो भी अध्ययन करता है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उपयुक्त तथ्य ना मिले, तो उपयुक्त तथ्य नहीं मिलने की वजह से निष्कर्ष गलत निकल सकते हैं। क्योंकि ऐतिहासिक उपागम ये कहता है कि वर्तमान का जो अध्ययन करना है वो ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर करना है, इतिहास में जाकर उस अध्ययन करना है। वर्तमान में किसी संस्था का अध्ययन करना है तो वो इतिहास में कैसी थी उसके आधार पर करना है। अब वर्तमान की कोई संस्था है और उसको हम इतिहास में देखने के लिए गए तो वहां हमें कोई तथ्य मिले ही नहीं या गलत तथ्य मिल गए तो निष्कर्ष जो निकलेगा वो भी गलत हो सकता है, कमी है। दूसरे, जो भी अध्ययन करता है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है, उसकी कुछ सोच हो सकती है किसी भी संस्था के बारे में। हमारी एक सोच होती है, देखो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संस्था के बारे में, किसी घटना के बारे में प्रत्येक व्यक्ति की एक निश्चित सोच होती है, यानी वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। कोई व्यक्ति मोदी के बारे में अच्छा सोचता है, तो कोई व्यक्ति को मोदी में बुराई दिखती है। किसी व्यक्ति को राहुल गांधी में अच्छाई दिखती है तो किसी व्यक्ति को राहुल गांधी में बुराई दिखती है। किसी को बीजेपी में अच्छाई दिखती है तो किसी को बुराई दिखती है। चीज तो वही है, नरेंद्र मोदी एक ही व्यक्ति है, लेकिन एक व्यक्ति को उसमें अच्छाई दिखी, दूसरे व्यक्ति को उसमें बुराई दिखी। कारण क्या है? पूर्वाग्रह। प्रत्येक व्यक्ति की एक धारणा बन गई नरेंद्र मोदी के बारे में, प्रत्येक व्यक्ति की एक धारणा बन गई कांग्रेस के बारे में, बीजेपी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में। किसी की अच्छी बनी तो किसी की बुरी बनी। इस तरह से जो भी अध्ययन करता है वो भी क्या हो सकता है? पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकता है। अध्ययनकर्ता पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकता है और ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जो भी अध्ययन किया जाएगा ना वो सही नहीं होगा, या फिर तथ्यों का अभाव हो सकता है। तथ्यों का अभाव हो सकता है, या फिर तथ्य गलत भी तो हो सकते हैं। भाई गलत तथ्य मिल जाए तो ऐसी स्थिति में जो निष्कर्ष निकलेंगे वो सही नहीं होंगे, निष्कर्ष सही नहीं होंगे। पहली कमी है। ऐतिहासिक उपागम की दूसरी जो कमी है वो ये है कि
जरूर नहीं कि सारे के सारे ऐतिहासिक सिद्धांत प्रासंगिक ही हो, कुछ ऐतिहासिक सिद्धांत अप्रासंगिक भी तो हो सकते हैं। तो कुछ ऐतिहासिक सिद्धांत अप्रासंगिक हो सकते हैं, कुछ ऐतिहासिक सिद्धांत अप्रासंगिक हो सकते हैं, ये भी कमी है। नेक्स्ट कमी की बात करें तो व्यवहारवाद और अनुभववाद के उदय के बाद ये जो ऐतिहासिक उपागम था इसका विरोध किया जाने लगा। व्यवहारवादियों ने इस ऐतिहासिक उपागम का विरोध किया है, आलोचना की है। व्यवहारवादी क्रांति और विज्ञानवाद के उदय के साथ ही, विज्ञानवाद या अनुभववाद, विज्ञानवाद के उदय के साथ जो ऐतिहासिक उपागम था इसकी आलोचना शुरू हो जाती है, आलोचना शुरू हो जाती है। रॉबर्ट डेहल जो व्यवहारवादी विचारक हैं, आर्थर बेंटले जो आधुनिक विचारक हैं, आर्थर बेंटले की कृति याद है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, और एक ग्राम वेलेस की कृति ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। दोनों कृतियां आधुनिक उपागम की अग्रदूत मानी जाती है। आर्थर बेंटले भी आधुनिक विचारक हैं, रॉबर्ट डेल तो व्यवहारवादी विचारक हैं। रॉबर्ट डेल ने इसी वजह से व्यवहारवादियों की आलोचना की है, इसी वजह से व्यवहारवादियों की आलोचना की है। ये कहते हैं कि जो व्यवहारवादी है ना ये अतीत से बंधे हुए हैं, जबकि व्यवहारवादियों को अतीत से नहीं बंधना चाहिए। व्यवहारवादियों को तो वर्तमान का अध्ययन करना है, वास्तविकता का अध्ययन करना है, तथ्यों का अध्ययन करना है, वर्तमान में जो है उसका अध्ययन करना है। तो अति तथ्यवादी अतीत से जो बंधे हैं उसकी आलोचना की है। इसी तरह के विचार आर्थर बेंटले के भी हैं। यानी आर्थर बेंटले ने भी इतिहास से बंधे होने की वजह से व्यवहारवादियों की आलोचना की है। डेविड ईस्टन, डेविड ईस्टन भी व्यवहारवादी विचारक हैं, व्यवहारवादी विचारक हैं। इन्होंने भी व्यवहारवादियों की आलोचना की है। ये कहते हैं कि ये व्यवहारवादी है ना ये अति तथ्यवादी अतीत से बंधे हैं। डेविड ईस्टन कहते हैं कि जो व्यवहारवादी हैं ये अति तथ्यवादी अतीत से बंधे हैं, और अति तथ्यवादी अतीत से बंधे होने के कारण ये एक नया सिद्धांत नहीं दे पा रहे हैं, यानी सिद्धांत निर्माण में समर्थ नहीं है, सिद्धांत निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। यानी सिद्धांत निर्माण का क्या है, अभाव है। क्योंकि तथ्यों का ढेर तो लग रहा है लेकिन सिद्धांत का निर्माण नहीं कर रहे हैं, यानी शोध और सिद्धांत में संबंध नहीं बनाकर चल रहे हैं। इसी आधार पर आलोचना की और सिद्धांत निर्माण के अभाव का जो मूल कारण डेविड ईस्टन ने बताया है वो इतिहासवादिता को बताया है। प्रश्न सीधा बन जाता है, तो सिद्धांत निर्माण के अभाव का मूल कारण डेविड ईस्टन ने किसको बताया है, इतिहासवादिता को बताया है, ऐतिहासिक उपागम को बताया है। ये हो गई कमियां। इसके अलावा कमी बताने वाले रॉबर्ट डेल हो गए, बेंटले हो गए, डेविड ईस्टन हो गए। इसके अलावा कुछ और भी विचारक हैं जिन्होंने व्यवहारवादी उपागम में कमियां बताई हैं। इसमें नेल्स है, ओसबी है और एक पॉल स्मिथ है आदि, पॉल स्मिथ, ये आदि विचारक हैं। इन्होंने भी ऐतिहासिक उपागम का विरोध किया है, ऐतिहासिक उपागम में कमियां बताई है। तो ऐतिहासिक उपागम की कमियां हो गई। अब कमियों के साथ साथ महत्व भी देख लेते हैं। महत्व वर्तमान में भी प्रचलित है। ये जिस तरह से दार्शनिक उपागम प्राचीन होते हुए वर्तमान में भी प्रचलित है, उसी तरह से ऐतिहासिक उपागम प्राचीन भी है लेकिन वर्तमान में भी ये प्रचलित है। जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री हैं जब भी किसी देश की राजनीति का अध्ययन करते हैं तो राजनीति के अध्ययन करने के लिए वो उस देश की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन जरूर करते हैं। तो आधुनिक
जो राजनीति शास्त्री है, ये जब भी किसी देश की राजनीति का अध्ययन करते हैं तो उस देश की राजनीति को समझने के लिए उस देश की राजनीति की संस्कृति का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं, राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक संस्कृति है एक आधुनिक अवधारणा है, लेकिन राजनीतिक संस्कृति में जो अध्ययन किया जाता है इसमें उन मूल्यों, उन मान्यताओं, उन मानकों का अध्ययन किया जाता है जिन मूल्यों, मानकों और मान्यताओं से शासक वर्ग, शासन प्रणाली और शासन प्रक्रिया को वैधता प्राप्त होती है। शासन प्रक्रिया को वैधता प्राप्त होती है। बात समझ गए? राजनीतिक संस्कृति की बात करें तो राजनीतिक संस्कृति में जो अध्ययन करता है वो राजनीतिक संस्कृति का जब भी अध्ययन करेगा तो वो उन मूल्यों का अध्ययन करेगा, उन मान्यताओं का अध्ययन करेगा, उन मानकों का अध्ययन करेगा जिन मूल्यों, मानकों और मान्यताओं से उस समय का जो शासक वर्ग है, उस समय की जो शासन प्रणाली है, उस समय की जो शासन प्रक्रिया है, उसको वैधता प्राप्त होती है। तो मूल्य, मानक और मान्यताएं, इनका अध्ययन किसके आधार पर होगा? वो इतिहास के आधार पर होगा, इतिहास के आधार पर होगा। तो इस तरह से जो आधुनिक सिद्धांत शास्त्री है, जब वो राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतिहासवादी उपागम का प्रयोग करते हैं। इस वजह से इतिहासवादी उपागम आज भी प्रचलित है, इसलिए इतिहासवादी उपागम का आज भी क्या है? महत्व है। महत्व हो गया और इतिहासवादी उपागम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट उपागम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट उपागम हम लेते हैं कानूनी उपागम। कानूनी उपागम, कानूनी उपागम को विधि उपागम भी कहते हैं। विधि उपागम भी इसको कहते हैं। इसको वैधानिक उपागम भी कहते हैं। कानूनी उपागम, विधि उपागम या वैधानिक उपागम। देखो, इस उपागम को न्याय शास्त्रीय उपागम भी कहा जाता है। तो कानूनी उपागम को न्याय शास्त्रीय उपागम भी कहा जाता है। कई नाम हो गए, कानूनी उपागम, विधि उपागम, न्याय शास्त्रीय उपागम, वैधानिक उपागम, इसको संवैधानिक उपागम भी कहते हैं। यानी ये जो उपागम है ये संविधान और कानून पर अत्यधिक बल देता है। तो राजनीति के अध्ययन में संविधान और कानून के अध्ययन पर बल देता है। यानी किसी भी राजनीतिक घटना, किसी भी राजनीतिक संस्था, किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन किसके संदर्भ में किया जाएगा? विधि के संदर्भ में किया जाएगा, कानून के संदर्भ में किया जाएगा। यानी ये जो उपागम है इसमें राज्य, सरकार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राज्य, सरकार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अधिकार, न्याय आदि का जो अध्ययन होगा ना वो किसके आधार पर होगा? विधि या कानून के आधार पर होगा। विधि या कानून के आधार पर होगा। देखिए, जो कानूनी उपागम है ना ये अमेरिका और यूरोप में 19वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा प्रचलित था। इसका जो प्रमुख केंद्र था वो जर्मनी था। प्रश्न बन सकता है, तो अमेरिका और यूरोप में, अमेरिका व यूरोप में ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक ये काफी प्रचलित था। और इस कानूनी उपागम का जो प्रमुख केंद्र था वो था जर्मनी। कानूनी उपागम का प्रमुख केंद्र जर्मनी था। देखो, जितने भी हमने उपागम देखे हैं, इन उपागमों के जो समर्थक विचारक हैं, जो प्रतिपादक हैं, वो जरूर याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न जो इनसे बनेगा तो कोई उपागम दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा इसके समर्थक विचारक कौन से हैं या नहीं है। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो इसका प्रमुख केंद्र क्या था? जर्मनी था।
प्रमुख समर्थकों की बात कर लें। कानूनी उपागम के प्रमुख समर्थक पार्कर, होब्स, सिसरो, ओदा, ऑस्टिन, बेंथम। पार्कर, होब्स, सिसरो, बोदा, ऑस्टिन, बेंथम, डायसी, कार्टर, हर्ज, न्यूमैन, थियोडोर बुलर्से आदि। थियोडोर बुलर्से आदि। अब देख लेना, इसमें जितने नाम याद रह जाएं उतने याद कर लेना। तो बार्कर, होब्स, सिसरो, बोदा, ऑस्टिन, बेंथम, डायसी, कार्टर, हर्ज, न्यूमैन, थियोडोर बुलर्से, ये कानूनी उपागम के समर्थक विचारक हैं। 3 नाम याद रखना है। एक रखना है ग्रोसियस, ये नहीं 4, ग्रोसियस, पाउंड, सेवायानी और एक मैन। ये 4 विचारक हैं, ये न्याय शास्त्रीय चिंतक के प्रतिपादक हैं। न्याय शास्त्रीय चिंतन के प्रतिपादक है। सीधा प्रश्न बन सकता है। न्याय शास्त्रीय चिंतन के प्रतिपादकों में 4 नाम याद रखना है, ग्रोसियस, पाउंड, सेवायनी और मैन। 2 नाम याद रखने हैं, एक बेंथम और ऑस्टिन। ऐसे प्रश्न बन रहे हैं वर्तमान में इसी तरह के प्रश्न बन रहे हैं, सीधे सीधे प्रश्न बनते ही नहीं है। ये जो दोनों विचारक हैं, इनको विधि संप्रदाय से संबंधित विश्लेषणात्मक चिंतक, विश्लेषणवादी चिंतक कहा जाता है। तो इन दोनों को विधि संप्रदाय से संबंधित या कानूनी संप्रदाय से संबंधित विश्लेषणवादी चिंतक कहा जाता है। विश्लेषणवादी चिंतक कहा जाता है। ठीक है, जरूर याद रखना, फैक्ट है, प्रश्न बन जाते हैं। तो ग्रोसियस, पाउंड, सेवायनी, मैन, इनको तो न्याय शास्त्रीय चिंतन का प्रतिपादक कहा जाता है। बेंथम और ऑस्टिन, ये दोनों विधि संप्रदाय से संबंधित विश्लेषणवादी चिंतक कहलाते हैं। वहीं कानूनी विचारधारा का जो उग्र रूप मिलता है वो मिलता है लेबंड, गर्बर। कानूनी उपागम का उग्र रूप, कानूनी उपागम का उग्र रूप, इसके संदर्भ में 3 नाम याद रख लेना, गर्बर, जेलिनेक और लेबंड। गर्बर, जेलिनेक और लेबंड, ये तीनों जो विचारक हैं, ये कानूनी उपागम के उग्र रूप के समर्थक या प्रतिपादक हैं। आलोचना की भी बात कर लें तो कानूनी उपागम के आलोचक, कानूनी उपागम के आलोचक, कानूनी उपागम के आलोचक एक तो बहुलवादी विचारक है, बहुलवादी विचारक। तो कानूनी उपागम की बात करें तो कानूनी उपागम पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किसके आधार पर कर रहा है? कानून के आधार पर कर रहा है। सब कुछ क्या है? विधि है, कानून है। बहुलवादी विचारक कहते हैं कि नहीं, केवल एक तत्व कानूनी ही नहीं है जो पूरी राजनीति को निर्धारित करता है, बल्कि इसके अलावा अनेक तत्व हैं जो राजनीति को निर्धारित करते हैं। तो बहुलवादी इसके विरोधी है। एक श्रेणी समाजवादी इसके विरोधी है, श्रेणी समाजवादी विरोधी है। इसके अलावा जो श्रमिक संघवादी है वो इसके विरोधी है, श्रमिक संघवादी इसके आलोचक है। और इसके अलावा जो अनुभववादी विचारक है वो भी इसके आलोचक है। अनुभववादी
विचारक इसके आलोचक हैं। बहुलवादी विचारक, श्रेणी समाजवादी विचारक, श्रमिक संघवादी विचारक और अनुभववादी विचारक, ये सब कानूनी उपागम के आलोचक हैं। ये सब किसके आलोचक हैं? कानूनी उपागम के आलोचक हैं। नेक्स्ट उपागम की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट परंपरागत दृष्टिकोण का जो उपागम है वो है संस्थात्मक उपागम। पांचवा उपागम है या छठा है, देख लेना एक बार। संस्थात्मक उपागम। परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित पांचवा उपागम संस्थात्मक उपागम। नाम से पता चले कि इसमें संस्थाओं का अध्ययन होगा और इसमें संवैधानिक संस्थाओं का भी अध्ययन होगा और इसमें गैर संवैधानिक संस्थाओं का भी अध्ययन होता है। लेकिन जो अध्ययन होगा वो औपचारिक होगा। अध्ययन दो तरीके का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। इसमें केवल और केवल औपचारिक अध्ययन शामिल होगा। यानी कोई भी जो संस्था है उसकी संरचना, उसकी कार्य प्रणाली पर ही अध्ययन होगा, उसके संगठन पर अध्ययन होगा। उस संस्था की कार्य प्रणाली को जो प्रभावित करने वाले, जो प्रभावित करने वाले जो अन्य तत्व हैं, उन तत्वों का अध्ययन नहीं होता है। तो केवल केवल औपचारिक अध्ययन होगा, नहीं उस संस्था का संगठन के बारे में चर्चा होगी, वर्णन होगा। तो संस्थात्मक उपागम के अंतर्गत संवैधानिक व गैर संवैधानिक या असंवैधानिक, संवैधानिक और असंवैधानिक संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन किया जाता है। कैसा अध्ययन किया जाता है? औपचारिक अध्ययन किया जाता है। या संवैधानिक संस्थाओं की बात करें तो संविधान में उल्लेखित जो संस्थाएं हैं वो संवैधानिक संस्थाएं होंगी। संविधान में जो उल्लेखित संस्थाएं हैं वो कैसी संस्थाएं होंगी? संवैधानिक संस्थाएं होंगी। तो सरकार, सरकार के अंग, संसद, मंत्रिमंडल, न्यायालय आदि। तो सरकार, सरकार के अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका मतलब संसद, कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल, न्यायपालिका मतलब न्यायालय। इसके अलावा स्थानीय संस्थाएं, स्थानीय संस्थाएं यानी जिनका उल्लेख संविधान में है वो संवैधानिक संस्थाएं हो जाएंगी। वही गैर संवैधानिक यानी जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, जैसे कि नीति आयोग, नीति आयोग, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, दबाव समूह, दबाव समूह, प्रशासनिक विभाग आदि। प्रशासनिक विभाग, विधि विभाग आदि, ये संवैधानिक, गैर संवैधानिक हो गए। तो संस्थात्मक उपागम के अंतर्गत संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन किया जाता है। संस्थात्मक उपागम की भी शुरुआत अरस्तु से मानी जाती है। इस उपागम की शुरुआत अरस्तु से मानी जाती है। वासवी ने लिखा है, वासवी, कि संस्थात्मक उपागम की जड़ें, उपागम की जड़ें अरस्तु के वर्गीकरण तक चली गई है। संस्थात्मक उपागम की जड़ें अरस्तु के वर्गीकरण की तक चली गई हैं। अरस्तु ने जो शासन प्रणाली का वर्गीकरण किया है, विभिन्न तरह की जो शासन प्रणालियां अरस्तु ने बताई हैं, उस वर्गीकरण में किसका प्रभाव दिखता है? संस्थात्मक उपागम का प्रभाव दिखता है। इस तरह से इस उपागम की शुरुआत किससे मानी जाती है?
अरस्तु से मानी जाती है। इसके प्रमुख समर्थकों की बात करें, संस्थात्मक उपागम के प्रमुख समर्थक, तो समर्थक जरूर याद रखना, अरस्तु, सार्टोरी, जेम्स ब्राइस, मैक्रिडस। अरस्तु, सार्टोरी, जेम्स ब्राइस, मैक्रिडस, हेराल्ड जे लोस्की, फ्रेडरिक लावेल, हरमन फाइनर आदि। हरमन फाइनर आदि ये इसके समर्थक विचारक हैं। अरस्तु, सार्टोरी, जेम्स ब्राइस, मैक्रिडस, लोस्की, फ्रेडरिक लावेल, हरमन फाइनर आदि इसके समर्थक विचारक हैं। देखो, संस्थात्मक उपागम का नारा है, नारा पूछा जा सकता है, कानूनों की सरकार न कि व्यक्तियों की सरकार। इसका नारा क्या है? कानूनों की सरकार न कि व्यक्तियों की सरकार, न कि व्यक्तियों की सरकार। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो सरकार होगी ना, वो किसकी होगी? कानूनों की होगी, व्यक्तियों की सरकार नहीं होगी। व्यक्ति जो शासन का संचालन करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे? वो कानून के आधार पर करेंगे, अपनी खुद की इच्छा के आधार पर नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो संस्थात्मक उपागम है, ये कानूनी उपागम के साथ निकट रूप से जुड़ा हुआ है। संस्थात्मक उपागम कानूनी उपागम के साथ निकट रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि संस्थात्मक उपागम में भी किसका अध्ययन हो रहा है? कानूनों का अध्ययन हो रहा है, कानूनों की सरकार की बात हो रही है। व्यवहारवाद से पहले जो अनुभववाद आया था, वो जो अनुभववादी विचारक थे वो भी संस्थात्मक उपागम का प्रयोग करते थे। तो व्यवहारवाद के उदय से पूर्व जो अनुभववादी आए, जो अनुभववाद आया, उस अनुभववाद में भी इस संस्थात्मक उपागम का प्रयोग किया गया था। संस्थागत उपागम का प्रयोग किया गया था अनुभववाद में। लग सकता है आपको कि भाई अनुभववाद तो आधुनिक दृष्टिकोण से रिलेटेड आ जाता है, तो इसमें संस्थात्मक उपागम का प्रयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि संस्थात्मक उपागम तो परंपरागत उपागम है। लेकिन अनुभववादियों ने भी संस्थात्मक उपागम का प्रयोग किया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक उपागम है नव संस्थात्मक उपागम। ये तो था संस्थात्मक उपागम जिसकी अब हमने चर्चा की। एक है नव संस्थात्मक उपागम या नव संस्थावाद, नव संस्थात्मक उपागम या संस्थावाद भी कह देते हैं इसको, नव संस्थावाद। देखो, ये जो उपागम है ये नवीन उपागम की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये परंपरागत उपागम नहीं है, ध्यान रखना इसका, बल्कि यही इसको पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये नवीन उपागमों की श्रेणी में आता है। 1970 के बाद इसकी शुरुआत होती है। 1970 के बाद इसकी शुरुआत होती है, जहाँ संस्थात्मक उपागम में तो केवल औपचारिक अध्ययन होता है संस्थाओं का, चाहे वो संवैधानिक है चाहे गैर संवैधानिक है। लेकिन नव संस्थावाद में औपचारिक अध्ययन के साथ साथ अनौपचारिक अध्ययन भी होता है। औपचारिक अध्ययन के साथ साथ अनौपचारिक अध्ययन भी होता है, तो यही अंतर है दोनों में। तो संस्थात्मक उपागम के अंतर्गत संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं का केवल और केवल औपचारिक अध्ययन होता है। वही नव संस्थावाद उपागम के अंतर्गत संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन के साथ साथ अनौपचारिक अध्ययन भी किया जाता है। यहाँ औपचारिक अध्ययन का मतलब तो किसी भी संस्था के संगठन के बारे में वर्णन करना, और अनौपचारिक अध्ययन का मतलब उस संस्था की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाले जो अन्य तत्व हैं, जैसे कि मनुष्य का व्यवहार आदि का अध्ययन करना। इसके समर्थकों की बात करें तो समर्थक जरूर याद रखना, समर्थकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके समर्थक हैं डगलस नॉर्थ, डगलस
नॉर्थ थियोडोर लेबी, थियोडोर लेबी, ओल्सन, मार्च आखेलन आदि। मार्च आखेलन आदि। डगलस नॉर्थ, थियोडोर लेबी, मार्च, ओल्सन, आखेलन आदि। एक नाम और याद रख लेना समर्थकों में, माइकल हेंज। माइकल हेंज। यहां से प्रश्न बन सकता है और इसमें समर्थक पूछे जा सकते हैं। तो डगलस नॉर्थ, माइकल हेंज, थियोडोर लेबी, ओल्सन, मार्च आखेलन आदि हैं, ये नव संस्थावादी उपागम के समर्थक हैं। नेक्स्ट उपागम ले, सातवां उपागम देख लेना, क्रम देख लेना ना। कानूनी संस्थात्मक उपागम। कानूनी संस्थात्मक उपागम। देखो वैसे हम बात करें तो एक कानूनी उपागम है, एक संस्थात्मक उपागम है। इन्हें दोनों जो उपागम है, कानूनी और संस्थात्मक, ये दोनों उपागम अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं। दोनों उपागम अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन जो परंपरावादी विचारक हैं उन्होंने इन दोनों का सम्मिलित रूप से प्रयोग किया है। परंपरावादी विचारकों ने सम्मिलित रूप से इनका प्रयोग किया है। जब इन्होंने दोनों ने सम्मिलित रूप से प्रयोग किया तो इसको कह दिया गया कानूनी संस्थात्मक उपागम, इसको कह दिया गया। यानी ये दोनों उपागम है ना, ये एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों उपागम क्या है? एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि जब भी संस्थात्मक उपागम से किसी संस्था का अध्ययन करेंगे तो संस्था का अध्ययन कानून के आधार पर करेंगे, और कानूनी उपागम के अंतर्गत जब कानूनी अध्ययन करेंगे तो उसमें देखेंगे उस कानून का निर्माण किस संस्था ने किया, उस कानून का निर्माण किस संस्था ने किया। तो दोनों का साथ साथ अध्ययन होता है, सम्मिलित रूप से इसका अध्ययन होता है, एक दूसरे के पूरक हैं, और परंपरावादियों ने इसका सम्मिलित रूप से ही प्रयोग किया है। वहीं विधि विज्ञान है, इसमें भी इसका सम्मिलित रूप से प्रयोग किया जाता है। विधि विज्ञान में भी इन दोनों का सम्मिलित रूप से प्रयोग किया जाता है। सरकारी स्तरों पर व अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर जो अध्ययन होता है उसमें भी सम्मिलित रूप से इन दोनों उपागमों का प्रयोग किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तरों का पर जो अध्ययन होता है उसमें भी सम्मिलित रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे कोई अलग से कानूनी संस्थात्मक उपागम नहीं है, लेकिन जब कानूनी और संस्थात्मक उपागम का साथ साथ प्रयोग किया जाता है, सम्मिलित रूप से प्रयोग किया जाता है, तो उसी को कानूनी संस्थात्मक उपागम कह देते हैं। परंपरावादियों ने सम्मिलित रूप से प्रयोग किया है, विधि विज्ञान में इसका सम्मिलित रूप से प्रयोग होता है, और जब सरकारी स्तरों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अधिकांश जो अध्ययन होता है वो भी सम्मिलित उपागम के आधार पर ही होता है। नेक्स्ट उपागम, क्रम देख लेना, क्रम में कंफ्यूज गलत हो सकता है। तुलनात्मक उपागम, सातवां क्रम है या आठवां है, इसको देख लेना। तुलनात्मक उपागम, देखो तुलनात्मक उपागम में नाम से ही पता चल रहा है कि इस उपागम में विभिन्न घटनाओं, विभिन्न संस्थाओं आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो इस उपागम के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक घटनाओं, विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें विभिन्न देशों की संस्थाओं का, शासन प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन होता है। विभिन्न देशों की संस्थाओं का, शासन प्रणाली का, विधि का आदि का भी तुलनात्मक अध्ययन होता है। तुलनात्मक उपागम का भी सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया है। देखो अरस्तु का जो नाम है वो कई जगह आता है,
कई उपागमों में अरस्तु का नाम आया है, कई में क्या परंपरागत जो उपागम है उसमें तो अधिकतर में अरस्तु का नाम आया है। तुलनात्मक उपागम का भी सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता अरस्तु है। अरस्तु ने अपने समय के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। 158 संविधानों का अरस्तु ने तुलनात्मक अध्ययन किया था, और तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में अरस्तु ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो शासन प्रणाली है ये परिवर्तित है। शासन प्रणाली है ये परिवर्तित है, यानी परिवर्तन चक्र है इसमें। यानी कोई भी शासन प्रणाली स्थायी नहीं है, बल्कि ये बदलती रहती है। राजतंत्र, राजतंत्र के बाद कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र के बाद अल्पतंत्र, अल्पतंत्र के बाद में प्रजातंत्र, फिर इस तरह से बदलती रहती है। तो शासन प्रणाली में परिवर्तन होता रहता है, एक निश्चित क्रम में परिवर्तन होता रहता है। सबसे पहले राजतंत्र है, राजतंत्र में से बन जाएगा निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र से कुलीन तंत्र आ जाएगा, कुलीन तंत्र से अल्पतंत्र आ जाएगा, अल्पतंत्र से पॉलिटी आ जाएगी, पॉलिटी से जनतंत्र आ जाएगा, और फिर जनतंत्र से वापस राजतंत्र आ जाएगा। इस तरह से क्रम चलता रहता है। तो अरस्तु ने टोटल 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और कहा कि शासन प्रणाली है, ये शासन व्यवस्थाएं हैं, ये परिवर्तन चक्कर में रहती है। इसके समर्थक की बात करें, तुलनात्मक उपागम के समर्थक। तुलनात्मक उपागम के समर्थक एक तो अरस्तु हो गए, जिन्होंने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया है। इसके अलावा लॉर्ड जेम्स ब्राइस, टोकविले, टोकविले, मॉन्टेस्क्यू आदि। अरस्तु, ब्राइस, डी टोकविले, मॉन्टेस्क्यू आदि इसके समर्थक हैं। देखो G.A. आमंड, जिन्होंने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत दिया है, आधुनिक राजनीतिज्ञ है। इन्होंने तुलनात्मक उपागम की प्रशंसा की है, और तुलनात्मक उपागम की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है कि तुलनात्मक होना वैज्ञानिक है। तुलनात्मक होना वैज्ञानिक है। तुलनात्मक उपागम वैसे तो परंपरागत उपागम है, लेकिन G.A. आमंड जो आधुनिक राजशास्त्री है, इन्होंने इसकी प्रशंसा की है, और प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुलनात्मक होना क्या है, वैज्ञानिक है। अब एक उपागम और बचता है, संदर्भात्मक उपागम। संदर्भात्मक उपागम, देखो ये जो उपागम है ना, ये परंपरागत दृष्टिकोण का तो नहीं है, ना ही ये आधुनिक दृष्टिकोण का है, बल्कि ये दोनों के बीच का है। ये दोनों के बीच का है, यानी ये एक ऐसा उपागम है जिसमें परंपरागत दृष्टिकोण का भी प्रयोग है, इसमें आधुनिक दृष्टिकोण का भी प्रयोग है, इसमें समन्वय है। इसमें परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण का इसमें समन्वय है, यानी परंपरागत एवं आधुनिक राजनीति को जोड़ने की कड़ी का कार्य करता है। ये जो उपागम है इसमें दोनों की विशेषताएं हैं, यानी परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण को जोड़ने के लिए कड़ी का कार्य करता है। दृष्टिकोण की कड़ी है ये। सीधा प्रश्न बन सकता है, थोड़ा सा इजी पेपर जब बनाना हो एग्जामिनर को तब। परंपरागत और आधुनिक उपागम को जोड़ने का कार्य करता है संदर्भात्मक उपागम। ये जो उपागम है ये ऐतिहासिक उपागम पर आधारित है। संदर्भात्मक जो उपागम है ये ऐतिहासिक उपागम पर आधारित है, और उस उपागम में ये माना जाता है कि सभी जो लेखक या विचारक हैं वो अपने समय के उत्पाद होते हैं। इसमें क्या माना जाता है कि सभी लेखक या विचारक अपने समय के उत्पाद होते हैं, अपने समय के उत्पाद होते हैं। इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। यानी सभी लेखकों पर और विचारकों पर
उसके समय का प्रभाव होता है, यानी इतिहास का प्रभाव होता है। इसलिए किसी भी लेखक के विचारों को समझना है, किसी भी विचारक के विचारों को समझना है, तो उस विचारक के समय राज व्यवस्था कैसी थी, शासन व्यवस्था कैसी थी, परिस्थितियां कैसी थी, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तब जाके उस विचारक के विचार अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेखक है वो लिखना तो चाहता है, लेकिन कोई ऐसी शासन व्यवस्था है जहां उसको बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, उसको लिखने की स्वतंत्रता नहीं है। शासन की बुराई कर नहीं सकेगा, शासन की बुराई करेगा तो उसको जेल में डाला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लेखक है वो लिखता तो है, लेकिन वो फिर सीधी तौर पे बुराई नहीं करके घुमा फिरा के बुराई करता है, अलंकारिक रूप से बुराई करता है। तो फिर वहां उसके विचार को अच्छे से समझना है, तो फिर उस समय की परिस्थिति को समझना होगा, यानी संदर्भ समझना होगा। यहाँ नाम से पता चले संदर्भ, संदर्भ समझना होगा। किसी विचार को समझना है तो उसके समय की जो परिस्थिति थी, उसके समय का जो पर्यावरण था, उसके संदर्भ को समझना होगा। इस तरह से ऐतिहासिक उपागम पर आधारित है। एक ऐसा उपागम है जिसमें परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण का समन्वय है, यानी इसमें द्वितीयक आंकड़ों के साथ साथ द्वितीयक आंकड़ों के साथ साथ इसमें प्राथमिक आंकड़ों का भी प्रयोग किया जाता है। द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग होता है परंपरागत उपागम में, और प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग होता है आधुनिक उपागम में। ये दोनों का प्रयोग करता है, तो ये दोनों ही आंकड़ों का प्रयोग करता है। द्वितीयक के साथ साथ प्राथमिक आंकड़ों का भी प्रयोग ये करता है। इस संदर्भात्मक उपागम के समर्थकों की बात कर लेते हैं। संदर्भात्मक उपागम समर्थक, तो प्रमुख समर्थक इसके दो हैं, एक है मार्स और दूसरा है बटलर। एक है मार्स और दूसरा है बटलर। कुछ अन्य समर्थक भी हैं। अन्य समर्थकों में बात करें तो एक तो है क्विंटन स्किनर। क्विंटन स्किनर, एक है जे जे पोकाक। जे जे पोकाक। एक है जॉन डन। एक है जॉन डन। एक है पीटर विंच। पीटर विंच। एक और है कैम्ब्रिज स्कूल के विचारक। कैम्ब्रिज स्कूल के विचारक। कैम्ब्रिज स्कूल के विचारक। तो संदर्भात्मक उपागम की बात करें तो इसके समर्थक मार्स है, बटलर है, क्विंटन स्किनर है, जे जे पोकाक है, जॉन डन है, पीटर विंच है, कैम्ब्रिज स्कूल के विचारक हैं। और यहां से एक प्रश्न, अभी जो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का जो एग्जाम हुआ था वहां आया हुआ था, उसमें सीधा प्रश्न ये था कि निम्न में से कौन से संदर्भवादी उपागम से संबंधित विद्वान हैं। चार नाम वहां थे। एक था उसमें एंड्रू हैकर, दूसरा नाम था प्लेमनेताज, और दो नाम यहीं से थे, एक था क्विंटन स्किनर और एक था जे जे पोकाक। सीधा सा प्रश्न था। यदि ये नाम आपको याद थे तो प्रश्न आसानी से कर पाते। ठीक है, यहां से प्रश्न आ चुका है। आरपीएससी ने 2025 में यहां से प्रश्न पूछा था। सीधा प्रश्न था कि संदर्भवादी दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान कौन से हैं। चार नाम वहां डाले हुए थे। एंड्रू हैकर था, क्विंटन स्किनर था, जे जे पोकाक था, और एक नाम प्लेमनेताज था। तो यहां ये दोनों थे, तो सीधा प्रश्न था यहां से। ठीक है, ये जो संदर्भात्मक उपागम है इसको नवीन श्रेणी के उपागमों में रखा जाता है। नवीन श्रेणी के उपागमों में रखा जाता है। ठीक है, तो परंपरागत दृष्टिकोण के उपागम कंप्लीट होते हैं आपके। नेक्स्ट क्लास में हम आधुनिक दृष्टिकोण के उपागमों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ उपागम है, तीन उपागम है जो परंपरागत और आधुनिक
दोनों के बीच के हैं, यानी वो न तो पूरी तरह से परंपरागत है, न ही पूरी तरह से आधुनिक है, दोनों के बीच के हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे, जिसमें समाजशास्त्रीय उपागम, अर्थशास्त्रीय उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम, और फिर उसके बाद में कुछ समकालीन जो विकास है, दृष्टिकोण है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा और उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो सभी क्लास को लाइक करें, शेयर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। धन्यवाद। मिलते